तो बच्चों सॉल्यूशन में हमारा टॉपिक आज का ये है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, है ना। तो ये हेडिंग है आज की बच्चों, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे हेनरी लॉ, है ना। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, यू कैन से इसको हम लोग पॉइंट में फटाफट डिस्कस कर लेंगे। तो क्या है भाई, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो इसमें कुछ याद करने वाले मोटे मोटे पॉइंट हैं जिनको हम आपको समझा देते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, है ना। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, तो एक बात ये सामान्य सी हम लोग लिख सकते हैं, ये लेकिन जनरल बात है ना, कि यू कैन से gases are soluble in liquid, है ना। generally gases are soluble in liquid। तो जनरली गैसें क्या है, लिक्विड में सॉल्युबल है। जनरली गैसेस आर सॉल्युबल इन लिक्विड, है ना। जनरली गैसेस आर सॉल्युबल इन लिक्विड। तो अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो इसमें दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो अगला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि टेम्परेचर एंड प्रेशर, टू मेन फैक्टर्स। तो वो दोनों मेन फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो है टेम्परेचर और दूसरा क्या है भाई, प्रेशर। है ना। टू मेन फैक्टर्स, ये दो मेन फैक्टर हैं which influence, two main factor that influence, that affect, two main factor which affect the solubility of gases, in liquid। तो ये दो मेन फैक्टर हैं जो कि गैस की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड में इन्फ्लुएंस करते हैं। अब देखो, अगर हम टेम्परेचर की बात कर ले कि टेम्परेचर कैसे, तो पहला फैक्टर ये टेम्परेचर, चलो ले लेते हैं टेम्परेचर। पहला फैक्टर हमने क्या ले लिया, टेम्परेचर। तो देखो टेम्परेचर में सारी बातें आती हैं, इसमें कुछ याद करने वाली बातें हैं, है ना। तो टेम्परेचर में जो है एक पॉइंट लिखा गया है ना। टेम्परेचर की बात हम लोगों को करना चाहिए, है ना। टेम्परेचर की बात करना चाहिए भाई। तो एक सामान्य सी बात है कि इसमें ली चैटलियर प्रिंसिपल भी एप्लीकेबल है ना। तो जैसे डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस, है ना। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है भाई कि डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस या सॉल्वेशन ऑफ गैसेस, सॉल्वेशन ऑफ गैसेस, है ना। सॉल्वेशन ऑफ गैसेस, तो ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। तो ये दोनों हो सकता है। सॉल्वेशन ऑफ गैसेस या डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस, ये क्या हो सकता है, एंडोथर्मिक हो सकता है, एंडोथर्मिक, और ये एक्सोथर्मिक हो सकता है, और सॉल्वेशन ऑफ गैसेस जो है उसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम वाला प्रोसेस है ये, है ना। सॉल्वेशन ऑफ गैसेस इज इन्वॉल्व डायनेमिक इक्विलिब्रियम, है ना। तो ये पॉइंट जो है, देखो अगर एंडोथर्मिक है ना, अगर सॉल्वेशन वाला प्रोसेस एंडोथर्मिक है, यहाँ से ये बातें समझी जा सकती हैं।
अगर सॉल्वेशन का प्रोसेस एंडोथर्मिक है ना, अगर हम सॉल्व किए जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो फिर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, है ना। अगर ये जो है एंडोथर्मिक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ये क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक भाई। अगर एक्जोथर्मिक है ना, तो अगर एक्जोथर्मिक है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, है ना, अगर एक्जोथर्मिक है फिर टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये सॉल्युबिलिटी इसकी घटेगी, सॉल्युबिलिटी इसकी घटेगी। इसके अपोजिट में भी दोनों बातें सत्य हैं। अगर एंडोथर्मिक है, हमने क्या किया, टेम्परेचर को घटा दिया, अगर टेम्परेचर को हमने घटा दिया भाई तो फिर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। यहाँ पर एक्जोथर्मिक में अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी जो है, अगर टेम्परेचर को हमने घटा दिया, है ना, एक्जोथर्मिक में टेम्परेचर को अगर हमने बढ़ाया सॉल्युबिलिटी घटेगी, टेम्परेचर को अगर हम घटा दें, अगर ये सॉल्वेशन प्रोसेस है ना, टेम्परेचर को हम क्या करें, घटा दें, तो इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसमें यानी सॉल्वेशन ऑफ गैसेस एसोसिएटेड विथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, है ना। तो सॉल्वेशन ऑफ गैसेस, यहां पर हम पॉइंट क्या लिख सकते हैं, सॉल्वेशन ऑफ गैसेस are associated with dynamic equilibrium, है ना। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, सॉल्वेशन ऑफ गैसेस आर एसोसिएटेड विथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब इसमें ली चैटलियर प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। ये पॉइंट क्यों लिखा गया कि इट मींस ली चैटलियर प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल। देखिए अब यहाँ पर हम जो है इसके हम डीप में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ली चैटलियर प्रिंसिपल हमने जो है कहाँ पढ़ा रखा है ऑलरेडी, है ना, इक्विलिब्रियम में पढ़ा रखा है बहुत ही डिटेल में। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल, तो ये भाई एप्लीकेबल तो है, ली चैटलियर प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल, है ना। एक बात, अब जरा सा हम जो है प्रेशर वाला कंसेप्ट भी ले ले, तो फिर इसको हम और भी कुछ याद करने वाले पॉइंट हैं। जैसे अगर मैं इसी में, अब क्योंकि दोनों मिला करके ही चलेगा, प्रेशर जो फैक्टर है तो प्रेशर वाला यानी प्रेशर, तो प्रेशर को ही ये जो प्रेशर फैक्टर है ना, इसी प्रेशर फैक्टर को किसने एक्सप्लेन किया, हेनरी सर ने एक्सप्लेन किया। तो ये इसको कैसे हम लोग भी एक्सप्लेन करेंगे, हेनरीज लॉ, है ना। तो चलो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं हेनरीज लॉ शॉर्ट में। बाकी तो देखिए सवाल करने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा भाई। देखो सॉल्युबिलिटी को दो टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक तो ग्राम पर, है ना, ग्राम पर लीटर, और दूसरा सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन में भी, है ना, किया जा सकता है। तो यहाँ चलो हम लोग पढ़ लेते हैं हेनरीज लॉ, है ना। तो हेनरी का लॉ क्या है भाई, ये समझने वाली बातें होंगी। हेनरी का लॉ ये है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ऐसे हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या दे देंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन लिक्विड,
solubility of any gas in a liquid is directly proportional to is directly है ना directly proportional to है ना is directly proportional to pressure is directly proportional to partial pressure है ना partial pressure of gas over surface partial pressure of gas over surface of liquid है ना। तो ये चीज हम कर सकते हैं है ना, सिंपल सी बात। तो यहां से जो है क्या दे सकते हैं भाई, यहां से भी यानी P इज इक्वल P प्रोपोर्शनल टू व्हाट सॉल्युबिलिटी है ना, P प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ये चीज हम दे सकते हैं। P प्रोपोर्शनल टू व्हाट सॉल्युबिलिटी ये चीज हम लिख सकते हैं भाई है ना, P प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। P क्या है भाई मतलब P क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है ना। तो यहाँ पर जो है इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखा जा सकता है। सपोज W ग्राम ऑफ गैस है ना, यू कैन से सपोज W ग्राम ऑफ गैस, सपोज W ग्राम ऑफ गैस इज डिजॉल्व्ड W gram of gas is dissolved in liquid at pressure P, in liquid at pressure P है ना। अगर ऐसा कुछ है P प्रेशर में अगर ये है तो यानी क्या मतलब है W प्रोपोर्शनल टू P, इसका मतलब कि व्हाट, इसका मतलब W अपॉन P इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू व्हाट कांस्टेंट। तो एक तो ये फार्मूला कभी कभी आ सकता है हमारे यूज में है ना, यानी W1 अपॉन P1 इज इक्वल टू W2 अपॉन P2, ये सब बनेगा है ना। जैसे यहां से हम क्या और लिख सकते हैं W1 अपॉन P1 इज इक्वल टू W2 अपॉन P2, ये सब हम ऊपर वाले ये मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको हम ऐसे बना सकते हैं है ना। तो ये मोटी मोटी बातें हैं, इन चीजों को इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं भाई। अच्छा देखो एक चीज यहाँ पर और भी है, इस चीज को हम और कैसे देखो, यहां से एक पॉइंट ये अगर तुम समझ सको तो समझो। देखो PV इज इक्वल टू, देखो ये फार्मूला आपने पढ़ा है PV इज इक्वल टू NRT। तो यहां से ध्यान दो, यहां से ऐसे अगर हम B लिखना चाहें तो W जो है W अपॉन व्हाट N जो है गिवन वेट अपॉन मोलर मास है ना, W अपॉन M क्या है मोलर मास ऑफ गैस है, M क्या है मोलर मास ऑफ गैस देखा, और W क्या है भाई सिंपल सी बात है W मास ऑफ गैस है, मास ऑफ गैस, बाकी चीजें आप जानते हैं इनटू RT अपॉन P, ठीक भाई। अब देखो इसका मतलब कि P प्रेशर पर ध्यान दो, P प्रेशर पर यहां से अगर हम इसको P1 बोल दें यानी एट P1 प्रेशर, एट P1 प्रेशर, एट P1 प्रेशर, तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं B इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू RT अपॉन व्हाट P1 है ना। या अगर मान लीजिए सिंपली और हम आपको समझाने का प्रयास करें, प्रेशर जो है 2P कर दिया जाए, प्रेशर जो है क्या कर दिया जाए 2P कर दिया जाए,
भाई प्रेशर को हम 2p कर दें, सेम टेम्परेचर है ना। पहली बार में मान लो ये p है, अगर हम चलो प्रेशर को क्या कर देते हैं 2p, है ना, क्योंकि देखो यहां से क्या आपने देखा है ना, p अपान w अपान p जो है कांस्टेंट है। तो जैसे ही प्रेशर को 2p हम करेंगे, मान लो इसको इक्वेशन 1, तो ये भी 2w हो जाएगा, है ना, ये भी क्या हो जाएगा 2w हो जाएगा। प्रेशर को एट प्रेशर P1, है ना, ये कहाँ है एट प्रेशर P, ये वाला ये इक्वेशन कहाँ लिखा है हमने, किस पर लिखा है, ये वाला इक्वेशन लिखा है एट प्रेशर P1, है ना। यानी यहाँ पर P1 की वैल्यू हमने क्या मान लिया 2p मान लिया, एट प्रेशर P, एट प्रेशर P, तो ये P है ना, यहाँ तुम देखो तो ये 2w हो जाएगा। यानी हम क्या बोले एट प्रेशर B1, है ना। तो यहां से अगर इसे हम इक्वेशन नंबर 2 बोल दें, तो तुम्हें इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो कामा B गेट, तो हमें क्या मिल जा रहा है, यानी B इज इक्वल टू B1। अच्छा, इससे एक कंक्लूजन निकल रहा है, क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेशर। देखो यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। क्या पूछा जाता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस dissolved in liquid is independent from pressure, is independent from pressure, है ना। वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेशर। तो एक चीज तो आपने ये देख लिया, ठीक है भाई। अब देखो इसमें हेनरी लॉ जो है इस पर भी चलेगा, ये सब भी अप्लाई होगा सवालों में। और जो है हेनरी लॉ को एक प्रकार से ऐसे लिखा गया है, एक प्रकार से और भी लिखा गया मोल फ्रैक्शन। जब सॉल्युबिलिटी को किसमें लिखा गया हो, मोल फ्रैक्शन में लिखा गया हो, है ना। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला एक्सप्लेन किया गया, दूसरा वाला कहाँ एक्सप्लेन किया गया, दूसरा वाला सॉल्युबिलिटी जो है वो किसके टर्म में है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ये किसके टर्म में है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहां से क्या है, सिंपल सा है, P प्रोपोर्शनल X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है। यानी वही मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन एनी लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, है ना। देखो मुझे नहीं लगता कि लैंग्वेज लिखने की जरूरत है, लैंग्वेज तुम ही चाहो तो खुद ही लिख सकते हो, है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर, लिख दें, ओवर एनी लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। चलो इसको लिख देते हैं, ये लिखा जा रहा है भाई, ये भी लिखा गया है किसमें, एनसीईआरटी में भी लिखा गया है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस in liquid is directly proportional to mole fraction of gas in liquid is directly proportional to partial pressure over the surface of liquid,
इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस over surface of liquid। तो मेरे ख्याल से मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड है ना, तो ये चीज यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट यूज कर दिया गया है, तो P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। के एच क्या है, यही है हेनरी का कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। तो भाई सिंपल सी मोटी मोटी बातें हैं। अब यहां से देखो एक चीज, ग्राफ जो बनाया गया ये y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में है। ये कैसे है, y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में है। इसका सीधा सीधा ग्राफ आ जाता है, इसका ग्राफ सीधा सीधा आ जाता है। देखो ये किस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में है। तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाता है भाई, अगर हम ग्राफ की बात करें तो इसी में, हाँ तो ये जो है ग्राफ इस प्रकार से, ये के एच है, ये पी है, ये मोल फ्रैक्शन एक्स है ना, ये ग्राफ इसका इस प्रकार से बन जाता है भाई, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज बहुत क्लियर है, देखो अगर किसी भी गैस के लिए के एच की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना, पॉइंट है इसमें, किसी भी गैस के लिए अगर के एच की वैल्यू, पहला पॉइंट क्या सही है कि अगर कोई गैस है, एनी गैस अगर इसके लिए के एच की वैल्यू ज्यादा है ना, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। के एच की वैल्यू अगर ज्यादा है तो फिर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, और के एच की वैल्यू कम है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर के एच की वैल्यू अधिक है तो इससे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ये कम होगी। और दूसरा पॉइंट क्या सही है कि कोई भी गैस है, फॉर एनी गैस, है ना, अगर यहां पर के एच की वैल्यू कम है, कोई भी गैस है फॉर एनी गैस, के एच की वैल्यू अगर कम है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ज्यादा होगी, उसके लिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ये क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो ये दो बातें जो है मुझे लग रहा है कि क्लियर है, ये दोनों बातें जो है मुझे लग रहा है कि बहुत साफ साफ क्लियर है। यहां से आप देख भी सकते हो x इज इक्वल टू, कैसे, सिंपल देखो के एच है ना, के एच इज इक्वल, या x की वैल्यू ले लें, देखो यहां से x इज इक्वल टू क्या होगा, p अपान के एच। जब जिस गैस के लिए के एच ज्यादा होगा, यानी डिनोमिनेटर कम तो टोटल रिजल्ट, डिनोमिनेटर कम तो टोटल रिजल्ट जो आएगा वो ज्यादा होगा, है ना। के एच जो है हेनरी कांस्टेंट, अगर ये कम हुआ तो रिजल्ट ज्यादा आएगा, यानी एक्स ज्यादा होगा। अच्छा, यहाँ पर एनसीईआरटी ने एक पॉइंट लिखा है जिसे हमें याद रखना चाहिए, तो वो चीज हम यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं ना। N2 और एंड O2 के लिए, N2 एंड O2 के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर, N2 और O2 के लिए अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, दोनों के लिए अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो इसकी KH वैल्यू घट जाती है, इसकी KH वैल्यू बढ़ जाती है, हाँ इसकी KH जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, और KH वैल्यू बढ़ जाने से इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में घटेगी। इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट ये आएगा, तो रिजल्ट इसका ये आएगा भाई, एनसीईआरटी ने इस लाइन को लिखा है, तो इसका रिजल्ट ये आएगा कि यानी ठंडे पानी में इन दोनों गैसों की सॉल्युबिलिटी अधिक होती है,
इसलिए ठंडे पानी में जो एक्वाटिक लाइफ है वो मोर कंफर्टेबल है ना। यानी टेम्परेचर कम करने से KH वैल्यू इन दोनों के लिए घटेगी। इसका उल्टा भी अगर हम लिख दें, अगर हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो घटाने से इसके लिए जो KH वैल्यू है वो भी घटेगी, और KH घटेगी तो यहां से KH घटेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, यहां से KH बढ़ेगा तो फिर सॉल्युबिलिटी घटेगी। यानी ऑक्सीजन जहां, इसी से रिजल्ट क्या निकला, इसी से रिजल्ट ये निकला है कि aquatic animals are more comfortable in cold water, है ना, rather than hot water। ये पॉइंट आप नीचे लिख सकते हैं कि aquatic animals are more comfortable in cold water rather than hot water। ये पॉइंट आप नीचे लिख सकते हैं। अब जो है इसका एप्लीकेशन और जो है ड्रॉबैक भी है, तो इसके एप्लीकेशन भी है और ड्रॉबैक भी है ना। तो चलिए हम लोग एप्लीकेशन देख लेते हैं और फिर ड्रॉबैक देख लेते हैं। एप्लीकेशन इसका क्या है, एप्लीकेशन को याद करने भाई छोटे छोटे पॉइंट में इसको आप याद कर सकते हैं। तो हम लोग जो है इसका एप्लीकेशन और लिमिटेशन भी देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ है ना, तो यहाँ पॉइंट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ है ना। तो पहला एप्लीकेशन ये है बच्चों कि टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, पहला एप्लीकेशन क्या है, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन कोल्ड ड्रिंक तुम कह सकते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स। Bottles are sealed at high pressure. Bottles are sealed at high pressure, है ना। तो हाई प्रेशर पर बॉटल को सील्ड किया जाता है जिससे CO2 का, है ना, देखो नियम लग रहा है, अगर P बढ़ा दोगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरी बात ये है कि एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2, है ना, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 इन द ब्लड ऑफ लंग्स, इन द ब्लड ऑफ लंग्स, इन द ब्लड ऑफ लंग्स is according to Henry law, is according to Henry law, ये हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग में है। और जो अगला पॉइंट है कि यची इज एडेड, है ना, यची इज एडेड इन रेस्पिरेटरी मिक्सचर, यची गैस इज एडेड, H gas is added in respiratory mixture, to reduce pain, to reduce pain in the body of H is added in respiratory mixture to reduce pain in है ना।
in the body of C diverse, in the body of C diverse, in the body of deep sea diverse, deep sea diverse है ना, जो समुद्र में नीचे गोताखोर जाते हैं वो जब बाहर निकलते हैं तो क्योंकि O2 और N2 वो बहुत ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगी उनकी ब्लड में, जब बाहर निकलेंगे तो तेज़ी से निकलेगी, उस समय नसों में बहुत दर्द होता है और नसों के फटने का भी चांस होता है, तो इसलिए उसमें He भी मिला दिया जाता है 11.7% है ना। 11.7% ये मिला दिया जाता है। तो He gas is added in respiratory mixture to reduce pain in the body of deep sea divers, जो समुद्र में बहुत नीचे, डीप सी डाइवर्स जो समुद्र में बहुत नीचे गोताखोर लगाने जाते हैं, तो उनका जो रिस्पिरेटरी मिक्सचर होता है, तो इसमें जो है जो रिस्पिरेटरी मिक्सचर तो इसमें जो है 11.7% ये He होता है और इसमें जो है 32.1% है ना, 32.1% इसमें ऑक्सीजन होती है और N2 जो है 56.2% इसमें N2 होती है ना। तो ये रिस्पिरेटरी मिक्सचर है जो पेन से बचाता है सी डाइवर्स को, जो समुद्र में नीचे गोता मारते हैं। भाई जब वो बाहर निकलेंगे तो N2 और O2 बहुत ज़्यादा मात्रा में डिजॉल्व हो चुकी होगी और वो तेज़ी से निकलेगी, तो उससे उनके नसों में बेंड बनने का चांस रहता है, नसों के फटने का चांस रहता है, तो इसलिए ये He गैस उसमें मिला दी जाती है, राइट। अच्छा, इस लॉ का कुछ लिमिटेशन भी है ना, तो लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ में हम लोग क्या लिखेंगे भाई कि टेम्परेचर बहुत लो नहीं होना चाहिए, है ना। इसका 3 लिमिटेशन है ना। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ में क्या चीज लिखेंगे, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो इसका 3 लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन ये है कि टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो। पहला है टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो, प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई, प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, वेरी हाई। और क्या होना चाहिए भाई, और जो है गैस जो है लिक्विड से रिएक्शन नहीं करना चाहिए, है ना। गैस और लिक्विड में रिएक्शन नहीं होना चाहिए, नो रिएक्शन बिटवीन गैस एंड लिक्विड, है ना, नो रिएक्शन बिटवीन गैस एंड लिक्विड। तो गैस और लिक्विड के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, यानी इसमें जो है नो एसोसिएशन एंड नो डिसोसिएशन, नो एसोसिएशन एंड नो डिसोसिएशन, नो डिसोसिएशन। ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन कहाँ होगा, बिटवीन पार्टिकल ऑफ गैस एंड पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, है ना। डिसोसिएशन ये दोनों चीजें कहाँ होंगी भाई, बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ
मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। तो ये चीज भाई, ये इसका 3 जो है क्या है, लिमिटेशन भी है। तो ये हमने टोटल डिस्कस किया हेनरी लॉ के विषय में, राइट।